Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study Karnataka Space Tech Foundation. स्पेस सेक्टर में इंडिया लगातार ऐसे नए माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है जो लिटरली गेम चेंजर्स हैं। और आज की इस क्लास में हम एक ऐसी ही रीसेंट डेवलपमेंट को समझेंगे जो हमारे कमर्शियल स्पेस इकोसिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर ही ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स दोनों के पर्सपेक्टिव से एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। प्रीलिम्स करंट अफेयर्स के लिए न्यूज का एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। अभी तक क्या था? स्पेस मिशंस का मतलब था सेंट्रल गवर्नमेंट या इसरो, पर अब एक स्टेट गवर्नमेंट आगे आकर स्टेट लेड इनिशिएटिव्स ले रही है, विच इज ऑनेस्टली अ रिवोल्यूशनरी अप्रोच। तो न्यूज ये है कि बेंगलोर में इंडिया का पहला स्टेट लेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया है। टेक्निकली इसे कोए स्पेस टेक फाउंडेशन कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया के कमर्शियल स्पेस इकोसिस्टम को एक मैसिव बूस्ट देना। ध्यान रखिए, ये कोई छोटी मोटी लैब नहीं है, ये एक प्रॉपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी है। मतलब सिर्फ बेसिक रिसर्च नहीं, बल्कि कमर्शलाइजेशन पर पूरा फोकस। एक स्टेट का आगे आकर ऐसा सेटअप बनाना, ये एक रियल गेम चेंजर है। अब देखते हैं कि इस फाउंडेशन के पीछे नोडल बॉडीज कौन है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इसे लॉन्च किया है, पर पार्टनरशिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्नाटका इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी यानी किट्स और SIA इंडिया जो कि सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन है, इन दोनों के साथ मिलकर ये कोलैबोरेशन हुआ है। सोचो, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, किट्स का इनोवेशन फोकस और SIA इंडिया की इंडस्ट्री एक्सपर्टीज, ये तीनों मिलकर इस फाउंडेशन को एक बहुत ही सॉलिड बेस देते हैं। नया सेंटर बन तो गया, पर इसका असल मकसद क्या है? लेट्स एनालाइज। इस सेंटर का सबसे बड़ा एम पता है क्या है? स्पेस R&D को एक रियल टैंजिबल फॉर्म देना, यानी लैब्स में जो रिसर्च हो रही है उसे ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में टर्न करना जो ग्लोबली सेलेबल हो। ये R&D और एक्चुअल मार्केट प्रोडक्ट के बीच के गैप्स को सीमेंट करेगा। फोकस एरियाज की बात करें तो एडवांस टेक पर रिसर्च, स्पेस स्टार्टअप्स को फॉस्टर करना और यूथ के लिए इंडस्ट्रियल अलाइंड ट्रेनिंग देना इसमें शामिल है, ताकि हाई क्वालिटी स्किल जॉब्स इजीली क्रिएट हो सके। इसको एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल से समझते हैं। जब हम स्पेस टेक बोलते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, राइट? पर इस सेंटर का एक बड़ा फोकस है इंटर इंडस्ट्रियल एडेप्टेशन, जिसे हम नॉन लॉन्च यूटिलिटी भी कहते हैं। मतलब स्पेस डेटा का यूज बाकी इंडस्ट्रीज और डेली लाइफ में करना। जैसे किसानों को एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए सैटेलाइट डेटा देना, उन्हें बताना कि सॉइल मॉइस्चर कैसा है, क्लाइमेट फोरकास्टिंग इंप्रूव करना, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एडवांस अलर्ट्स देना। सो रॉकेट्स के अलावा स्पेस टेक को इन डे टू डे जरूरी कामों में अडेप्ट करना इस सेंटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। Now what's really interesting here is the Common Infrastructure Facility यानी CIF। ये इस पूरे प्रोजेक्ट का इंजन है। Let's understand this crucial mechanism। इस कंपैरिजन को थोड़ा ध्यान से देखिए। एक तरफ वो स्टार्टअप्स हैं जो विदाउट CIF ऑपरेट करते हैं। उनके पास आइडिया तो ब्रिलियंट है, पर कटिंग एज इक्विपमेंट खरीदने के लिए हाई कैपिटल इंटेंसिव बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं, करोड़ों रुपए चाहिए। दूसरी तरफ विद CIF का मॉडल देखिए, ये एक लो एंट्री शेयर्ड रिसोर्स मॉडल है। स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसी फैसिलिटी दे रही है जहां शेयर्ड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे बायोटेक या सेमीकंडक्टर सेक्टर्स में शेयर्ड लैब्स होती है ना, बिल्कुल वैसे ही स्टार्टअप्स आएंगे, ये फैसिलिटी यूज करेंगे और बिना ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स के अपने आइडियाज को रियलिटी में बदलेंगे। एंट्री बैरियर ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। अब इतने एम्बिशियस ग्लोबल गोल्स अकेले तो अचीव नहीं हो सकते, राइट? इसलिए इस COE ने बहुत स्मार्ट तरीके से डाइवर्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ स्ट्रेटेजिक MOU साइन किए हैं। क्लास, इन सभी पार्टनर्स को उनके एग्जैक्ट स्ट्रेटेजिक पर्पस के साथ याद रखना बहुत जरूरी है। पहला है MHA, जिसका काम एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशन करना है। दूसरा दसाल्ट सिस्टम्स, जो हाई एंड डिजाइन और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर देंगे ताकि सैटेलाइट्स कंप्यूटर पर इजीली डिजाइन हो सके। तीसरा है हेलोजन कॉर्पोरेशन, जो एडवांस्ड स्पेस मटेरियल और हार्डवेयर पर फोकस करेगी। चौथा और काफी यूनिक पार्टनर है ABL। ये बायोटेक और स्पेस के कन्वर्जेंस पर काम करेंगे, फॉर एग्जांपल स्पेस मेडिसिन डेवलप करने में। और आखिर में आइडियाबाज, जो इस पूरे इकोसिस्टम को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देगा। हार्डवेयर से लेकर बायोटेक तक ये लिटरली एक 360 डिग्री अप्रोच ले रहे हैं। लेट्स जूम आउट अ बिट और देखते हैं कि ये स्टेट लेवल डेवलपमेंट नेशनल कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट बैठती है। नेशनल लेवल इकोसिस्टम में 3 मेजर डिस्टिंक्ट रोल्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नंबर 1, इन स्पेस,
ये प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एक सिंगल विंडो नोडल एजेंसी की तरह एक्ट करती है। सारे ऑथराइजेशंस यहीं से मिलते हैं। नंबर 2, NSIL, जो स्ट्रिक्टली एक कमर्शियल आर्म की तरह सर्व करता है। और तीसरा सबसे बड़ा गेम चेंजर है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। इस पॉलिसी ने बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल प्लेयर्स को सभी स्पेस डोमेन्स में पार्टिसिपेट करने की पूरी परमिशन दे दी है। और इसी रेगुलेटरी पॉलिसी के आधार पर कर्नाटका का ये नया कोई इतने बड़ी स्केल पर ऑपरेट कर पाएगा। अब आप जरूर सोचेंगे कर्नाटका ही क्यों? इसकी स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल और इंडस्ट्रियल रेलेवेंस है। कर्नाटका ऑलरेडी हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेस स्टार्टअप्स का घर है। इसके अलावा इंडिया के टोटल एरोस्पेस और डिफेंस एक्सपोर्ट्स में स्टेट का एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन है। तो एक स्टेट लेड कमर्शियल स्पेस बूम के लिए ये टोटली एक नेचुरल और परफेक्ट जियोग्राफिकल बैकबोन प्रोवाइड करता है। Will this state-led decentralized infrastructure model be the true catalyst that cements India's dominance in the global commercial space market? पुरानी सेंट्रलाइज्ड अप्रोच से हटकर स्टेट्स का इस तरह इंडिपेंडेंटली आगे आना और CIF जैसे कॉमन रिसोर्सेज बिल्ड करना, क्या यही वो टर्निंग पॉइंट है जो ग्लोबल स्पेस रेस में इंडिया को सबसे आगे ला खड़ा करेगा? Think about it. If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.